हेलो बच्चों, तो चलो एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूं एक जबरदस्त क्लास लेके। और बच्चों, आज की जो क्लास है ना, ये देखने में आसान लगेगी लेकिन बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताने वाला हूं। और कई बार आपने हो सकता है ये टॉपिक पढ़ा हो, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चे, तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक देखो हमारा है क्या। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, काफी डेटा लिखा हुआ है। आज का टॉपिक है स्वतंत्रता के समय बनाई गई प्रमुख समितियां एवं मंत्रिमंडल। अच्छा, ये टॉपिक चूंकि थोड़ा सा बड़ा था और इसमें अलग अलग 3 कैटेगरी में यहाँ पे मैंने चीजें लिखी हैं, तो मैं आपको उसको समझा देता हूं। देखो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, आजादी से ठीक पहले जब संविधान सभा बनाई गई थी, तो संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई थी, कुछ कमेटीज बनाई गई थी, ठीक है। अच्छा, और देश की आजादी से पहले एक अंतरिम सरकार भी बनाई गई। ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। और जब देश आजाद हो गया तो आजादी के बाद आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल बनाया गया। तो ये 3 चीजों पे हम बात करने वाले हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आओ। देखो, सबसे पहले क्या है कि यहां मैंने क्या लिखा, प्रमुख समितियां। इसका मतलब है कि जब पिछला जो लेक्चर था, अगर किसी बच्चे ने पिछली वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है, तो आप लोग उस क्लास को देख लेना। संविधान सभा जो हमारा टॉपिक था, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब संविधान सभा हमारी बनाई गई, तो संविधान सभा में कुल मिलाकर 389 जो सदस्य थे वो शामिल थे। ये बात मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब जो सदस्य शामिल थे, बहुत सारे लोग थे, तो सबका जो पर्पस था वो था भारतीय संविधान को बनाना। भारतीय संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, और पूरी संविधान सभा में जितने भी लोग शामिल थे, उनमें से कई सारी अलग अलग उन लोगों में से कमेटियां बनाई गई, समिति बनाई गई, ठीक है। और जो समितियां बनाई गई है ना, तो उनको डिवाइड कर दिया गया, टीम वर्क किया गया। मतलब देखो, ऐसा है, संविधान बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये आसान चीज तो है नहीं कि भैया 2-4 लोगों ने मिलकर बना दिया, ऐसा तो होता नहीं है। तो भारतीय संविधान बनाना था, ये बहुत बड़ा काम था, और इसलिए पूरे जो 389 सदस्य शामिल हुए थे, उनमें से ज्यादातर लोगों को क्या किया कि टीम में डिवाइड कर दिया गया, और टीम बनाएगी जिनको हम समिति बोल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 7 प्रमुख समितियां थी, तो यहाँ पे देखेंगे 7 प्रमुख समितियां। बात समझ आई? मैंने क्या बताया कि जब संविधान का निर्माण करना था, तो संविधान के निर्माण के लिए, है ना, जो संविधान सभा थी, यानी कि जो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, कुल मिलाकर 7 समितियां बनाएगी, और उन समितियों के अपने अपने काम सौंपे गए और उन्होंने उस पर काम किया। अब यहाँ पे देखेंगे पहली जो समिति है वो कौन सी है, संचालन समिति। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप ये पढ़ते तो हो लेकिन आपको याद नहीं होता, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इनको याद कराने की, बात समझना। तो देखो, यहाँ पे लिखा है समिति, यहाँ पे लिखा है अध्यक्ष। अच्छा, ये जो पूरा आपका सेगमेंट है, इसमें क्या है, सारी की सारी समितियां दी गई, कौन सी, जो संविधान सभा के अंतर्गत बनाई गई थी, जो कि संविधान सभा के अंतर्गत बनाई गई थी। अब बात समझना, तो यहाँ पे क्या है कि समिति की अगर बात करेंगे तो पहली समिति थी संचालन समिति, और संचालन समिति का जो प्रमुख यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, इसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इस समिति का अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब बच्चे याद कैसे करेंगे, देखो तरीका सबसे पहले ये समझते हैं। एक बात बताओ मुझे कि मैंने, देखो अभी तुम्हें क्या बताया, मैंने ये बताया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, है ना, 7 प्रमुख समितियां बनाई गई थी, और उन समितियों को अपना अपना क्या है, काम सौंपा गया था। उन समितियों को अपना अपना काम सौंपा गया था। अब अगर हम उन समितियों की बात करेंगे तो उनमें पहली जो समिति थी वो कौन सी थी, संचालन समिति। संचालन समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद कैसे करेंगे, संचालन समिति का जो मतलब होता है वो क्या होता है, किसी चीज को संचालित करना, यानी कि ऑपरेट करना। मेरी बात को ध्यान समझना। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपका जो घर है ना, आपका जो घर है, उस घर में, उस घर को चलाने वाला कौन है। अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें कि आपके घर में जो चलाने वाला है, यानी कि जो संचालित कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है आपके पूरे घर को, वो कौन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि घर का जो संचालन है वो घर का मुखिया करता होगा। और ज्यादातर घरों में देखा गया कि जो पिताजी होते हैं वही मुखिया होते हैं। मम्मी लोग जो होते हैं वो कभी कभी देखने को मिलता है, हालांकि ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि जो फादर होते हैं वो घर के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। अच्छा, और फादर सबसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे बड़े पद पे थे। तो सीधी सी बात है, यहाँ संचालन करने की बात हो रही, और अगर संचालन किस चीज का, संविधान सभा का या फिर देश का हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देश का जो संचालन करना है वो सबसे प्रमुख व्यक्ति को दिया जाएगा, और उस समय सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति की जो बागडोर है इनके हाथ में सौंपी गई। ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। देखो, राष्ट्र ध्वज की बात होगी, तिरंगे झंडे की बात हो रही। एक बात बताओ, तिरंगा जो है उसकी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जो सबसे सीनियर हो,
है ना, जो सबसे प्रमुख हो, क्योंकि भाई राष्ट्रध्वज से जुड़ा मामला है, राष्ट्रध्वज का हम लोग पूरा सम्मान करते हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, है ना, उसका चार्ज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया कि भैया आप ही सबसे सीनियर हो, आप सबसे बड़े बुजुर्ग हो, आप इस चीज को संभालो। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। अगला है संघीय संविधान समिति, है ना, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ये कैसे याद करेंगे? एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा? संघीय संविधान समिति। संघीय जो वर्ड है वो संघ से बना है, यहाँ पे देखो संघ आया, और संघ का मतलब बच्चे क्या होता है? यूनियन। संघ का मतलब होता है यूनियन, यानी कि केंद्र। और आपको पता है कि अगर हम केंद्र में बात करेंगे, है ना, तो केंद्र में सबसे बड़ा जो पद है आमतौर पे, अगर मतलब सबसे बड़ा जो इन रियलिटी में जो सबसे बड़ा पद है, जो काम करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको पता है कि केंद्र में जो सबसे बड़ा पद है वो प्रधानमंत्री का माना जाता है एक्चुअल में, है ना। अब प्रधानमंत्री की बात करें, आपको पता है देश के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे और सबसे प्रमुख पद है केंद्र में, है ना। तो इसीलिए केंद्र से संबंधित, और केंद्र का मतलब यहाँ पे क्या है? संघीय, संघ से है, क्योंकि संघ का मतलब ही होता है केंद्र, यूनियन। ठीक है, तो इसका मतलब संघ, जैसे ही संघ या संघीय वर्ड आ जाए, है ना, आप समझ जाना सीधा कनेक्शन किससे? जवाहरलाल नेहरू से। तो जवाहरलाल नेहरू को संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ये बात सबको क्लियर होगी? आगे बच्चे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, और ये मैंने आपको संविधान सभा जब पढ़ाया तब भी बताया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनको प्रारूप समिति का क्या अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति एग्जैक्टली वो समिति, देखो संविधान बनाने में तो सब लोगों ने काम किया, लेकिन प्रारूप समिति एग्जैक्टली वो समिति थी जिसने क्या किया था कि एग्जैक्टली संविधान को लिखा था। पूरे संविधान को लिखने का जो काम किया था, ड्राफ्ट करने का, खाका तैयार करने का, ढांचा तैयार करने का जो काम किया था, मेन जो काम था, वो काम किसने किया था? प्रारूप समिति ने किया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे और डॉक्टर अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। सबको क्लियर हो गया? अब आते हैं प्रांतीय संविधान समिति। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति को हम ऐसे समझेंगे, प्रांत जो शब्द प्रांत में होता है राज्य, है ना। और आपने पढ़ा होगा पहले कि हमारे देश में आजादी के समय 565 रियासतें हुआ करती थी, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप भारत में जितनी भी रियासतें हैं सब लोगों से बात करो, सारी रियासतों से बात करो, और उन्हें भारत संघ में विलय के लिए तैयार करो। मेरा समझे ना। तो अच्छा, सरदार पटेल जो थे वो एक जमीनी नेता माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि जो आम पब्लिक है वो भी इनकी बात मानेगी और समझेगी। तो सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे रियासतों को, सारे राज्यों को एकजुट करो, है ना। ये काम सरदार पटेल ने किया था। और यहाँ भी देखो क्या लिखा? प्रांत से संबंधित है, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांत मीन्स क्या होता है? राज्य होता है। तो इसका मतलब है कि राज्यों से संबंधित जो चीजें होंगी वो किसको सौंपी गई? सरदार पटेल को सौंपी गई। देखो, केंद्र यानी कि संघ से संबंधित जो कमेटी थी वो जवाहरलाल नेहरू को, और प्रांत यानी कि राज्य से संबंधित जो कमेटी बनाएंगी वो सरदार पटेल को सौंपी गई, यानी कि इसके अध्यक्ष ये बना दिए गए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अगली जो समिति थी वो थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी कमेटी, यानी कि समिति। अब देखो क्या है, मौलिक अधिकार सबको पता है कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो जन्म लेते ही हमें खुद पे खुद मिल जाते हैं। इनकी संख्या पहले 7 हुआ करती थी, अब 6 रह गई है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, घूमने का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार, कहीं भी सभा करने का अधिकार, आने जाने का अधिकार, अपनी जीविका चलाने का अधिकार, इस तरह के जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में आते हैं, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब मौलिक अधिकारों की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं, और मौलिक अधिकारों का संबंध कैसे होता है? सीधा सीधा भारत के आम नागरिक से। ठीक है, और अल्पसंख्यक मतलब वे लोग जो संख्या में कम है, यानी कि हिंदुओं को छोड़ के बाकी सारे धर्मों के लोग। तो जो दबे कुचले कम संख्या में लोग हैं, या मौलिक अधिकारों की, आम इंसान की बात हो रही है ना, तो वो सारा काम किसको दिया जाएगा? उस नेता को जो जमीन से जुड़ा हो, जो आम पब्लिक को समझता हो। और वो नेता जो उस समय थे उनका नाम था सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार पटेल को यह समिति जो थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखो, मैंने जो तरीका बताया, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो मैंने तरीका बताया था क्या, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो समितियां दी गई, है ना, जो देश में सबसे प्रमुख काम थे, क्योंकि सबसे प्रमुख काम सबसे बड़े व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में राष्ट्रपति भी बने थे, आपको पता चला होगा ना। तो इसलिए इनको संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति दी गई। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू केंद्र में उनका संबंध था, क्योंकि प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री केंद्र में सबसे बड़ा काम करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसलिए संघ से संबंधित जो 2 समिति हैं वो जवाहरलाल नेहरू को दे दी गई। संविधान बनाने वाली, लिखने वाली जो समिति थी, प्रारूप समिति, वो किसको दे दी गई? डॉक्टर अंबेडकर को दे दी गई। प्रांतीय संविधान संबंधी, प्रांत से संबंधित है, और अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति बनाएगी वो सरदार पटेल को दे दी गई। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये सारी समितियां बनाई गई। ये समितियां बच्चे के जब संविधान सभा बनाएगी, जब संविधान को लिखने का काम शुरू किया गया, उससे पहले की बात है। सबको समझ आ गया?
संविधान को जब देखो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। तो इसका मतलब ये बात कब की चल रही है, ये बात है 1946 की, ठीक है। 1946 में ये समितियां बनाई गई थी और संविधान सभा के अंतर्गत। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। अब हम लोग आते हैं इस वाले पे, ये देखो अंतरिम मंत्रिमंडल है। अंतरिम मंत्रिमंडल को हम इंग्लिश में इंटरिम कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरिम कैबिनेट। और इसका गठन जो किया गया था वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। इसका पूरा मतलब क्या मैं आपको बताऊं। देखो अंग्रेज भारत को आजाद करने की पूरी तरह से अंदर से मन बना चुके थे, ठान चुके थे। अंग्रेजों ने कह दिया था कि हमें भारत को आजाद करना ही है, क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि अगर नहीं भारत से जाएंगे तो जबरदस्ती दबाव बनाया जाएगा, मार पीट के या जैसे भी होगा बुरी तरह से बेइज्जत करके भगाए जाएंगे, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये कहानी बता दी थी, तो एक बार आप उसको देख लेना, ठीक है बच्चे। तो अब देखो क्या है कि अंग्रेजों को ये था कि भाई भारत छोड़ना, लेकिन मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने जो भारत छोड़ा है वो एकदम से नहीं छोड़ा है, उन्होंने पूरा प्लान करके छोड़ा है। सारा जो चार्ज था, जो सत्ता थी, वो तरीके से हमें हैंडओवर की और तब हम भारत को छोड़ा है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें, ब्रिटिश सरकार ने कहा क्या भारतीय नेताओं से कि भैया ऐसा है कि हम लोग देश को छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि देश को संभालने की प्रैक्टिस करने लग जाओ। उन लोगों ने क्या बोला कि हम अगले साल देश को छोड़ के जाएंगे। कब जाएंगे? 1947 में। उन्होंने बात चल रही 1946 की, तो उन्होंने कहा कि भाई अगले साल हम देश को छोड़ के चले जाएंगे, इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। अब समस्या ये कि अगर हम एकदम से छोड़ के जाएंगे तो इतने बड़े देश को तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे, पूरा देश की जो व्यवस्थाएं हैं सारी चौपट हो जाएंगी। तो अंग्रेजों ने कहा एक काम करो कि हमारी आंखों के सामने, अभी हम हैं यहाँ पे, तो हमारी आंखों के सामने क्या करो, आप अपनी एक सरकार बनाओ, एक कैबिनेट बनाओ, एक मंत्रिमंडल बनाओ, है ना, और क्या करो, सरकार चलाने की प्रैक्टिस करो। ये बात भारतीय नेताओं को बोली। तो भारतीय जो बड़े बड़े नेता थे उस जमाने में, है ना, उन्होंने कहा ठीक भैया हम अपना एक मंत्रिमंडल बनाएंगे। तो इसीलिए बोला गया अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल को इंग्लिश में इंटरिम कैबिनेट बोलते हैं। और अंतरिम जो शब्द है या इंटरिम, उसका मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए। अच्छा, जो मंत्रिमंडल बनाया गया वो टेम्परेरी क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि देश की आजादी के बाद आजाद भारत का जो प्रॉपर जो मंत्रिमंडल है, एग्जैक्ट है ना, वो बनना था। तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया प्रैक्टिस के लिए अपने एक मंत्रिमंडल बना लो, ठीक है। अब भारतीय नेताओं ने क्या किया, अपना एक मंत्रिमंडल बनाया, है ना, और उसमें क्या किया कि कुछ मंत्री बनाए गए, उनके कुछ डिपार्टमेंट बांट दिए गए। बात समझना। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, अच्छा उस जमाने में भारत में जो सबसे बड़ा अंग्रेज, क्योंकि भाई जो हमारा देश है ना वो अंग्रेजों के अंडर में ही तो चल रहा था उस समय। हमारा जो देश है, जब तक देश आजाद नहीं हो गया 15 अगस्त को, उससे पहले तो देश अंग्रेजों के अंडर में था। और अंग्रेजों की तरफ से जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, उसको हम बोलते थे क्या, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। मेरी बात समझ गए, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। तो उस समय देश में, हमारे देश में जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन सबसे बड़े पद पे थे भारत में उस समय, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर में ये कैबिनेट का गठन किया गया। अब बात समझना। अच्छा, अब जब ये बनाई गई तो इसमें क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गांधी जी के काफी लोग मतलब प्रिय शिष्य थे। गांधी जी काफी उनको पसंद करते थे, और गांधी जी को आप जानते राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ये चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने, या जो सरकार बने इनके अंडर में बने। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको क्या किया गया, इनको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। अच्छा, कार्यकारी परिषद का मतलब है कि देश में जितने भी मंत्री हैं जो काम करेंगे, है ना, काम करने वाले जो प्रमुख मंत्री होते हैं, जैसे आज की डेट में भी होते हैं ना कैबिनेट मंत्री, है ना, तो जितने भी मंत्री हैं ना जो देश को चलाएंगे, एग्जैक्टली जो देश को क्या करेंगे, चलाएंगे, है ना, उन सभी का क्या बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा, कार्यकारी परिषद किसे कहा गया? ये जितने भी मंत्री हैं इन सभी मंत्रियों को क्या कहा गया, कार्यकारी परिषद कहा गया, है ना। और इस पूरी परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। अब बच्चे एक बात समझना मेरी यहाँ पे, देखो जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष भी तो बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वास्तव में अध्यक्ष के पद पर उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे, क्योंकि देश में जो सबसे बड़ा पद था ना वो लॉर्ड माउंटबेटन के पास था, है ना। बात समझ रहे हो ना, किसका, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के नाम से। तो सबसे बड़े पद पे जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये बात सबको समझ आ गई, है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में नंबर 2 की हैसियत इनको दी गई, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। और उनके अंडर में ये सारे मंत्री बनाए गए, ठीक है। अब क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री, ठीक है। गृह मंत्री जो होता है भारत में उप प्रधानमंत्री की हैसियत रखता है, ठीक है। अच्छा, अब सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया, जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बाबू जगजीवन राम को श्रम मंत्री,
आसफ अली को रेलवे मंत्री, रेल मंत्री है ना, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री, सी एच भाभा को कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री, लियाकत अली खां को वित्त मंत्री और गजानतर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री, ये बना दिए गए। अच्छा, इसमें जो लियाकत अली खां और गजानतर अली खां हैं, ये दोनों वास्तव में मुस्लिम लीग के कोटे से बने थे, ठीक है। बाकी सारे कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन जो ये दोनों हैं ये किससे, मुस्लिम लीग के कोटे से बने थे, ये मुस्लिम लीग पार्टी से संबंध रखते थे। ये बात समझ में आ गई। तो अब बच्चे क्या हुआ कि इन लोगों को क्या किया कि कोई ना कोई विभाग का मंत्री बना दिया गया। मेरी बात समझ आई। इतने जितने भी मैंने नाम लिए, इन सभी को क्या बना दिया गया, किसी ना किसी विभाग का मंत्री बना दिया गया, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को इन सबको संभालने के लिए क्या बना दिया, इनको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया। और अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, ये जो पूरी कैबिनेट बनाई गई, ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, और देखो मैंने बताया ना कि कब बनाया गया, 2 सितंबर 1946 को बनाया गया, जबकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो ये इसीलिए बनाएगी कि अंग्रेजों ने ये कहा था क्या कि आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, कि देश चलाया कैसे जाएगा। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों का इंटरफेयर धीरे धीरे कम होता चला गया, और अंग्रेजों ने क्या किया कि इन लोगों को सौंप दिए क्या, डिपार्टमेंट। जैसे देश में शिक्षा व्यवस्था जितनी भी थी, ठीक है, हमारे देश में जितना भी शिक्षा का काम था वो सी राजगोपालाचारी को दे दिया गया कि भाई शिक्षा के मामले में जो भी चीजें आपको करनी है, ठीक है। इसी तरह जैसे रेलवे का काम है, आसफ अली को दे दिया, है ना। जितना भी जैसे रक्षा मंत्रालय किसको दे दिया, बलदेव सिंह को दे दिया, ठीक है। इस तरह से हुआ। अब भारतीय जो नेता थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अच्छे से अपने अपने डिपार्टमेंट को संभाला, कोई समस्या नहीं आई। अच्छा, अब जाके क्या हुआ कि जब कुछ महीने बीत गए और अगले साल हम 1947 से पहुंच गए, तो जब अंग्रेजों को ये लगा कि हाँ अब भारतीय जो है अपना अपना जो देश है वो संभाल सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक भैया अब हम चलते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई 1947 को भारत की आजादी का प्रस्ताव ब्रिटेन की संसद में रखा गया और 18 जुलाई 1947 को इसे पास कर दिया गया। और इसी के साथ ये बोल दिया गया कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नाम के दो जो देश बना दिए जाएंगे, अधिराज्य बना दिए जाएंगे और इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से हुआ भी। और बाद में क्या हुआ, अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कर दिया। जब भारत आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद देखो क्या हुआ, अब भाई देश आजाद हो गया। आजाद से क्या मतलब होता है, देश आजादी का क्या मतलब है कि अब हम अंग्रेजों के अंडर में नहीं है। अंग्रेजों ने अपना अब पूरी तरह से यहां से चले गए, अंग्रेजों ने अपना अधिकार यहां से छोड़ दिया। मेरी बात सबको समझ आई। अब जब अंग्रेज चले गए तो सीधी बात है कि अब देश को संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक सरकार चाहिए। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सारी यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके थे पहले से ही कि सरकार चलाई कैसे जाती है। अच्छा, यहाँ पे भी ये सरकार चला रहे थे, लेकिन स्वतंत्र ना होकर अंग्रेजों के अंडर में। क्यों, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि ट्रेनिंग ले लें, जब हम जाए तब इनको दिक्कत ना आए। अब अंग्रेज यहाँ पे चले गए, यहाँ पे जब अंग्रेज है जहां से चले गए, जाने के बाद क्या हुआ कि देश हमारा आजाद हो गया। अब आजाद हो गया तो देश में क्या चाहिए, देश को चलाने के लिए सरकार चाहिए। और जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार में सबसे प्रमुख पद किसका है, प्रधानमंत्री का। बात समझ आ गई। अच्छा, हालांकि आज की डेट में हमारे पास राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन उस जमाने में राष्ट्रपति नहीं था। हमारे देश में राष्ट्रपति जो है ना वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, लेकिन 1950 में बनाए गए थे। ठीक है, बात समझना। तो हुआ क्या कि प्रधानमंत्री का पद पहले बना, ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रपति की हैसियत से कौन काम कर रहा था, तो देश के आजाद होते ही, है ना, अंग्रेज चले गए थे, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी थे जो भारत में रुक गए थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों, लॉर्ड माउंटबेटन यहां से जाने वाले थे, लेकिन भारतीयों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि दद्दा रुक जाओ। बात समझ ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा कि दद्दा रुक जाओ यार, तुम इतने दिन से हो और अगर तुम चले जाओगे तो एकदम से हमें दिक्कत आ जाएगी। क्यों, देश को संभालना इतना आसान तो है नहीं। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप इतने साल रहे हो तो थोड़े दिन और रुक जाओ, जब तक कि हम अपना पूरा संविधान वगैरह रेडी ना कर लें या हम और मजबूत ना हो जाए, है ना। तब तक आप देखे रहना, या जब तक हम आपकी जगह पे कोई नया वायसराय या गवर्नर जनरल लेके ना आ जाए, ये बात कही गई। अच्छा, जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन रुक गए। लॉर्ड माउंटबेटन आजादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं, है ना, कुछ समय तक। अच्छा, अब क्या हुआ कि देश में वास्तव में काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को क्या बना दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। और जो विदेशी मामले हैं, यानी कि हम कह सकते हैं विदेश मंत्री, तो इनको विदेश मंत्री भी बना दिया गया। बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, सरदार पटेल जो थे उनको गृह मंत्री, यानी कि उसी तरह उप प्रधानमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। ये जो मंत्रिमंडल है ना, ये 15 अगस्त 1947 वाला है, देश की आजादी के बाद आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है। और देखो जवाहरलाल नेहरू यहीं पे प्रधानमंत्री बने हैं पहली बार, यहाँ पे तो उनको कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि रोल दोनों में लगभग सेम ही था, है ना, लेकिन यहाँ पे इनका नाम अलग था। अच्छा, इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को विधि मंत्री बनाया गया। विधि मीन्स बच्चे क्या होता है, विधि मीन्स होता है कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छी नॉलेज थी कानून की।
जॉन मथाई को रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे दूसरे इनको विभाग दे दिए गए, कुछ बदलाव हुए। अच्छा, बाबू जगजीवन राम जो थे उनको श्रम मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर जो है ना, एक ही डिपार्टमेंट को सबसे लंबे तक समय तक संभालने वाली मंत्री रही है ना, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री अगर वो रही हैं तो बहुत लंबे समय, देश में सबसे ज्यादा समय तक स्वास्थ्य मंत्री यही रही हैं। और आजाद भारत की जो पहली कैबिनेट थी, इसमें आप देख सकते हैं जितने भी प्रमुख मंत्री हैं उनमें से अकेली महिला मंत्री थी ये। ठीक है, और अगर हम बाबू जगजीवन राम की बात करेंगे तो इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है, वो क्या है कि ये केंद्र सरकार में, केंद्र में 32 साल तक मंत्री पद पर रहे हैं। आज तक इतिहास में इतने लंबे समय तक कोई भी मंत्री नहीं रहा है, ये 32 साल तक मंत्री रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद CH भाभा को वाणिज्य यानी कि कॉमर्स दे दिया गया। RK षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्रालय दिया गया, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, है ना, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग व आपूर्ति मंत्री बना दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, हमारे देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले यानी रिजाइन करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं। सबको बात समझ में आई, है ना। तो ये बच्चे कहानी थी आपकी। और अच्छा, एक बार मैं फिर से तो रिकैप कर देता हूं क्या कि सबसे पहले क्या हुआ कि जब संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा बनाई गई तो उस संविधान सभा के अंतर्गत 7 प्रमुख समितियां बनाई गई और इन कमेटी ने अपना खुद का अपना जो बढ़िया सा काम था वो किया और इनके सहयोग से ही भारतीय संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान इधर बन के तैयार हो रहा था और साथ साथ क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बोला कि भैया सरकार चलाने की प्रैक्टिस कर लो, अगर सरकार चलाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे, बाद में आएगी तुम्हें समस्या। तो ये इसके तहत अंग्रेजों ने जब भारतीयों से बोला तो भारतीयों ने अपनी एक टेम्परेरी सरकार यहाँ पे बनाई, लिखा ना अंतरिम मंत्रिमंडल। ठीक है, अंतरिम का मतलब टेम्परेरी, है ना, टेम्परेरी मंत्रिमंडल बना लिया और सरकार चलाना शुरू कर दिया प्रैक्टिस पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो अंग्रेज थे ऊपर, अब यहाँ पे तो अंग्रेज चले गए, 1947 में अंग्रेज चले गए और अब ये स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था। ठीक है, तो ये लोग क्योंकि पहले से यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके थे इसलिए इनको यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं आई और भारत में क्या हुआ कि आजाद भारत की सरकार बन गई और देश को चलाना शुरू कर दिया। अब लॉर्ड माउंटबेटन कुछ समय तक तो भारत में गवर्नर जनरल रहे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गए हैं तो सी राजगोपालाचारी, यहाँ पे अब हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे उनको भारत में क्या बनाया गया, वो भारत के पहले, आजाद भारत के पहले भारतीय, है ना, पहले और आखिरी भारतीय क्या थे, गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया गया था और उसके बाद ये पद खत्म कर दिया गया। जैसे हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया तो ये जो पद है कौन सा, गवर्नर जनरल का, ये खत्म कर दिया गया। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया और इसके बाद से फिर हमारे देश में प्रॉपर जो संवैधानिक व्यवस्था थी, है ना, वो लागू कर दी गई और आराम से जो हमारा देश है वो संविधान के तहत चलने लगा। ठीक है बच्चे, तो मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार पूरा लेक्चर देख लीजिए, अगर पूरा लेक्चर देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कंसेप्ट को देखो समझना जरूरी है, रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, है ना, समझने की कोशिश करना और इसके बाद आपका आराम से सारे जो क्वेश्चन है पेपर में हो जाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप क्या करें, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं चाहता हूं कि अगर देखो अच्छी क्लास आपकी जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, किसी को शेयर भी करेंगे तो कोई खास दिक्कत आने वाली नहीं है ना। तो आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शिक्षा है इसका प्रचार प्रसार कराने में हमारी हेल्प करें, है ना, आप भी इसके भागीदार बने और इतना ही बस आपसे हमें चाहिए। ठीक है बच्चे, तो मिलते जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।